नमस्कार सभी सदस्यों को। आज हमारा इस कार्यक्रम का आखिरी दिन है। और आखिरी दिन हम कुछ और नई जानकारी जानेंगे पहले, और उसके बाद फिर हम ये सीखेंगे कि जो हमने पिछले 6 दिन में सीखा है और आज भी थोड़ा सा जानेंगे, उन सब का उपयोग हम अपने कृषि कार्य में किस तरीके से करें। उसके लिए दैनिक दिनदर्शिका हम कैसे तैयार करें, और दिनदर्शिका को हम कैसे उपयोग में लाएं, और उसका लाभ हम कैसे उठा सकते हैं। उसके लिए कोई अ, अतिरिक्त व्यय नहीं है। अतिरिक्त व्यय इतना ही है कि वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपने जो यहाँ पे अपना समय दिया है, और वही समय का व्यय है। साथ में थोड़ा सा शुल्क भी है, क्योंकि समय और शुल्क दोनों साथ साथ ही चलता है। तो हम शुरू करते हैं। मैं समझता हूँ कि आज कुछ लोग जो सीरियसली इंटरेस्टेड है वो तो आ गए हैं, और कुछ लोग आ रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे। थोड़ा सा अलग जानकारी भी हम लेंगे यहाँ पे। हमने ये यहाँ पे जो भारत का मानचित्र है, उसमें हम पहले भी हमने दिखाया था कि भारत का जो भारतीय मानक वो ये है, मानक समय जो है उसकी रेखा के बारे में हमने बताया था। और साथ में भारत का उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर, और पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर की लंबाई चौड़ाई वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे ये चित्र जो मैं दिखा रहा हूँ भारत का, उसमें मुख्यता जो है, ये बीच में अगर आप देखेंगे पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम एक डॉटेड लाल रंग की रेखा जा रही है, जिसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के ठीक बीचों बीच से जा रही है, झारखंड के बीचों बीच से जा रही है, पश्चिम बंगाल के बीचों बीच से, और फिर आगे त्रिपुरा मिजोरम के वहां से जा रही है, गुजरात के उत्तरी गुजरात से होते हुए थोड़ा सा राजस्थान को टच करते हुए। ये जो है ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो है ये गुजरात में अहमदाबाद के ठीक पास से, अगर हम यहाँ पे जहाँ पे गुजरात लिखा हुआ है, जहाँ पे हमारा एरो है, अहमदाबाद कुछ उसी स्थान पर है। जो ये खम्बाटा वो है, उसके ठीक ऊपर है उत्तर में। तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा ये एरो है, वहाँ पे अहमदाबाद है। तो ये अहमदाबाद के ठीक ऊपर से पूरब पश्चिम से पूरब की ओर ये रेखा जाती है, और पश्चिम बंगाल में ये करीब करीब कोलकाता के ऊपर से जाती है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता जो है वो समुद्री तट पर नहीं है, गंगा सागर पर नहीं है, उससे थोड़ा ऊपर है। तो कह सकते हैं कि कोलकाता के ऊपर से नहीं जाती, लेकिन कोलकाता के थोड़ा ऊपर से उत्तर से जाती है। जो ये मिदनापुर, बांकुरा, मिदनापुर थोड़ा दक्षिण में हो गया, बांकुरा है झारखंड के साथ लगा हुआ, बांकुरा जमशेदपुर वगैरह उधर से आता है, और फिर बर्धमान होते हुए ये इस तरीके से। तो ये भारत को अगर बोले दक्षिण में, तो दो भागों में, करीब करीब दो भागों में विभाजित करता है भारत को। अगर उत्तर से दक्षिण को हम देखें और पूर्व पश्चिम में, तो ये बिल्कुल भारत के बीचों बीच से वो जा रहा है। कहने का मतलब है कि इस रेखा के दक्षिण में जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जिसको ट्रॉपिकल वर्ल्ड कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, वो है। लेकिन इस रेखा के उत्तर में जो है वो सम उष्ण है, सम शीतोष्ण नहीं है, सम उष्ण है इस रेखा के ऊपर। और धीमे धीमे जैसे हम और उत्तर में जाते हैं, पहाड़ों के पास जाते हैं और उसके ऊपर जाते हैं, तो धीमे धीमे सम उष्ण से सम शीतोष्ण, और फिर शीतोष्ण के बाद फिर ये शीत कटिबंधीय जो है उसमें आ जाते हैं, जो हमने पिछले कार्यक्रम में उसके बारे में विस्तार से बताया था। लेकिन यहाँ पे भी हमने इस रेखा के बारे में बात किया था, क्योंकि हमको अपने भारत के जो हमने कृषि जलवायु के बारे में समझा था, तो उसके लिए ये समझना जरूरी कि हमारा जलवायु जो है वो विभाजित किस तरीके से होता है, कर्क रेखा के उत्तर में दक्षिण में। साथ में एक और ये है चित्र है, एक टेबल है, जिसमें है तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसको पढ़ देता हूँ। यहाँ पे एक दिवस जो है वो, मतलब जो पहले जमाने में जो समय का जो आकलन किया जाता था,
वो किस तरीके से होता था उसका एक हमें मिल गया, तो मैंने आपके सामने मैंने मुझे लगा कि आपके सामने ये प्रस्तुत करना चाहिए। जिसको इसमें इंटरेस्ट हो इसको इसको समझ सकते हैं। एक दिवस जो है उसमें 60 घटिकाएं होती है। 60 घटिका मतलब एक एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे का मतलब एक घटिका, अगर आप उसको देखने जाएंगे तो कितने घंटे होते हैं आप उसका आकलन कर सकते हैं। एक घटिका जो है उसमें 60 पल होते हैं। 60 पल जो है वो, एक पल जो है वो 24 मिनट के बराबर होता है। या 60 घटिका जो है वो 24 मिनट के बराबर होता है। एक पल जो है वो 60 विपल होता है। और 60 विपल जो है 24 सेकंड के बराबर होता है। दो घटिका का एक मुहूर्त होता है जो कि 48 मिनट का होता है। और ढाई मुहूर्त जो है 2 घंटे का होता है। 48 का ढाई गुना अगर हम करेंगे तो 120 के करीब आएगा। तो उसके अनुसार ये ढाई मुहूर्त जो है वो 2 घंटे के बराबर एक समय का आकलन है। और भी है उसमें, सेकंड के हिसाब से भी है, उसके हिसाब से भी है। ये मुझे कहीं से मिला तो मुझे लगा कि मैं आपके सामने रखूं आपके ज्ञान के लिए। इसके बाद और कुछ नई बातें जो है वो ये है कि यहाँ पे देखिए एक ये ब्रह्मांड का चित्र है। पूरे ब्रह्मांड का तो नहीं है, लेकिन मतलब जो ब्रह्मांड का हमने बताया था कि अनंत है, तो जितनी कल्पना कर सकते हैं। कल हमने उसके बारे में बात किया। तो यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उसको मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ के फिर हिंदी में उसको ट्रांसलेशन करता हूँ। अर्थ इज जस्ट वन ऑफ द 3.2 ट्रिलियन प्लैनेट्स इन आवर गैलेक्सी। गैलेक्सी जो है जो जिसको आकाशगंगा भी कहते हैं, वो एक ब्रह्मांड का एक भाग है। और हमारी पृथ्वी जो है वो 3.2 ट्रिलियन, ट्रिलियन का मतलब होता है खरब। तो 3.2 खरब ग्रहों में से एक हमारी पृथ्वी है, जो कि आकाशगंगा का या गैलेक्सी का भाग है। ये ब्रह्मांड, गैलेक्सी ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग है, ऐसा समझिए। सूर्य जो है यहाँ पे निशान से दिखाया हुआ है, कुछ दिख तो नहीं रहा लेकिन निशान दिखा है कि वहां पे सूर्य है। तो सन इज जस्ट वन ऑफ द 200 बिलियन स्टार्स इन द मिल्की वे। ये आकाशगंगा, गैलेक्सी तो उससे भी बड़ा हो गया। मिल्की वे जो है आकाशगंगा जिसको कहते हैं, उसमें 200 बिलियन मतलब 200 अरब, मेरे ख्याल से अरब और खरब बिलियन इसी तरीके से है कुछ, उसके विस्तार में नहीं जाते। लेकिन सूर्य जो है वो 200 अरब, अगर बात करें तो 200 अरब में से एक है हमारे आकाशगंगा में सूर्य जो है। सूर्य का मतलब उसके बाद सौरमंडल आता है। द मिल्की वे इज जस्ट वन ऑफ द 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। अब देखिए यहाँ पे आ गया कि आकाशगंगा जो है वो एक है 2 खरब गैलेक्सीज में से, 2 खरब गैलेक्सीज में से एक आकाशगंगा है हमारा आकाशगंगा जो है। और ये एक अनुपात जो है ब्रह्मांड का बताने का प्रयास किया है हमने यहाँ पे। हमने मतलब जो जहाँ से हमने ये लिया उन्होंने। और ये यहाँ पे बताया कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स मतलब जितना हम कल्पना कर सकते हैं, जितना हम देख सकते हैं, या विभिन्न जो वो है यंत्र हैं उसके द्वारा जितने का आकलन किया जा सका है, उतने का आकार जो है वो इन्होंने बताया है। और इसके साथ बीच में और एक चित्र है जिसमें एक थर्मामीटर लगा हुआ है। और ये सौर मंडल के जो विभिन्न ग्रह हैं वो सूर्य के नजदीक से इस तरीके से, लेकिन सबसे नजदीक तो बुध है। और फिर उसके बाद ये आता है, शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, मतलब अरुण वरुण और प्लूटो जो होता है उसका भी कुछ नाम है हिंदी में, मुझे याद नहीं अभी। तो इनके इनके तापमान क्या है उसका एक आकलन यहाँ पे मैंने बताने का प्रयास किया है। यहाँ पे देखिए बीच में जहाँ पे एरो है वो 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे। और फ़ारेनहाइट थोड़ा दूसरी तरफ बाएं तरफ से है, 0 डिग्री थोड़ा नीचे। तो सेल्सियस में हम बात करते हैं, हमारे लिए समझना आसान है। तो पृथ्वी का जो तापमान है अगर देखा जाए तो ये 20 से 25 30 के करीब है समझ लीजिए।
पृथ्वी का तापमान, जो साधारण तापमान, औसत तापमान जो है यहाँ पे कहा गया कि 30 के करीब है, ऐसा समझ लीजिए। उसके अनुपात में पृथ्वी के आंतरिक कक्षाओं में जो ग्रह हैं उनका तापमान कितना है, तो जो बुध है उसका तापमान 800 डिग्री है उसके ऊपर। जो पृथ्वी पे अगर 30 डिग्री है, उसके अनुपात में बुध में 800 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। और जो शुक्र है उसमें करीब करीब 900, 900 से थोड़ा सा पौने 900 कह सकते हैं, उतना तापमान। नहीं, यहाँ पे 800 नहीं, 800 तो फ़ारेनहाइट है। ये 400 और 500, मतलब 425 के करीब है कह सकते हैं, जो बुध का है। और करीब पौने 500 के करीब जो है शुक्र का तापमान है। इसके बाद पृथ्वी के बाद अगर मंगल की बात करें, तो जैसे जैसे पृथ्वी, मतलब सूर्य से दूर गए, पृथ्वी से और आगे बढ़े, तो वहाँ पे सेल्सियस के अनुपात में अगर देखें तो माइनस तापमान आ जाता है। तो यहाँ पे जो माइनस तापमान है वो करीब 15-20 के करीब माइनस है। और जो बृहस्पति है उसमें 100 से ज्यादा माइनस है, 100 डिग्री से ज्यादा। शनि में और भी ज्यादा, 125 के करीब है। उसके बाद यूरेनस प्लूटो वगैरह में जो है 200 डिग्री, माइनस 200 डिग्री से भी ज्यादा है। तो जो हम यहाँ पे पृथ्वी में जो साइबेरिया वगैरह में और अंटार्कटिका में और इसमें जो हम तापमान की बात करते हैं कि माइनस इतना है, माइनस उतना है, -76 है, माइनस, तो ये सब मिला के सब 100 के अंदर है। लेकिन उन ग्रहों का औसत तापमान जो है वो इस तरीके से, ये मुझे जानकारी मिली तो मैंने सोचा आपके साथ में साझा करूं। इसके बाद है जो स्पीड की अगर बात करें, तो यहाँ पे जो इस तरफ जो कुछ चित्र दिए हुए हैं, उसमें 1.3 सेकंड में जो है प्रकाश जो है उसको पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने के लिए 1.3 सेकंड लगते हैं प्रकाश को। 8.3 मिनट लगते हैं सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने के लिए। पृथ्वी से तो सूर्य में प्रकाश नहीं जाएगा, सूर्य से पृथ्वी में प्रकाश आएगा। तो जो सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर पड़ती है, उसको सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी तय करने के लिए 8.3 मिनट लगते हैं। अब प्रकाश की गति कितनी होती है वो तो हमने सबने पढ़ा है भौतिक विज्ञान में, स्कूल में, कॉलेज में। और जो मिल्की वे है, जो आकाश गंगा है, उसमें से जो प्रकाश है उसको बाहर निकलने के लिए 2000 वर्ष लगता है मिल्की वे से बाहर आने के लिए। कोई भी प्रकाश अगर वहां से आ रहा है हमारे पृथ्वी तक तो। और इसके साथ में और एक ये दिया हुआ है कि 90 बिलियन, मतलब 90 अरब वर्ष लगते हैं अगर हम जो ब्रह्मांड की बात सोच रहे हैं, कि कल्पना कर रहे हैं कि ब्रह्मांड इतना है जितना हम कल्पना कर सकते हैं, उसके किसी छोर तक अगर पहुंचना है तो उसके लिए 90 अरब वर्ष का समय लगता है प्रकाश को। हमको नहीं, प्रकाश को। प्रकाश की गति कितनी है वो आप सभी जानते हैं। तो उसके अनुसार एक ये कल्पना की आकलन कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, जिसका आदि है ना अंत है, ना उसका प्रारंभ है ना अंत है, तो ये है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक मैप दिया है पृथ्वी का। ये इसके ऊपर से दिया, नॉर्थ पोल के ऊपर से, मतलब उत्तरी ध्रुव के ऊपर से। पृथ्वी के ऊपर जो बाकी ग्रहों का जो गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता है, उससे पृथ्वी ऐसा नहीं कि पृथ्वी बिल्कुल स्थिर रहती है, पृथ्वी में भी थोड़ा सा वो हिलता है। पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है, जैसे लट्टू हम चलाते तो लट्टू घूमती है। जब पृथ्वी सूर्य से निकली थी तब उसकी गति बहुत तेज थी, धीमे 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 वो उसकी गति धीमी होती चली जा रही है। जैसे हम लट्टू को जब चलाते हैं, बचपन में हम सभी ने लट्टू खेला है। जो अभी बिल्कुल नए, जो जिनकी बिल्कुल यंग है उनकी बात अलग है, हम लोगों ने तो बहुत खेला है लट्टू। तो लट्टू को जब हम धागे से वो करके फेंकते हैं तो पहले बहुत तेज घूमता है, फिर धीमे 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 उसकी गति कम होने लगती है और वो फिर डोलने लगता है। तो पृथ्वी की स्थिति भी जो है वो डोलने की के जैसी अभी हो गई है। आपको याद होगा, मैंने जब राशि नक्षत्र के बारे में बात किया था, और हमने सूर्य का, संक्रांति का, उत्तरायण का, दक्षिणायन का बात किया था, तो मैंने बताया था कि मकर संक्रांति जो है वो उसको उत्तरायण कहा जाता है, जो कि जनवरी 14, 15 या ऐसे पड़ता है, जनवरी के मध्य में पड़ता है। और वो उत्तरायण होता है, मतलब वो दिन कौन सा होता है जो अभी 22 दिसंबर है। तो कितने दिन पीछे चले गए, करीब करीब 20 दिन, 22 दिन पीछे
मतलब आगे आ गया है। तो वो जो है वो उसका कारण क्या है, वो जो डोलने वाला जो स्थिति हो गई पृथ्वी की, उसके वजह से। और वो जैसे लट्टू घूमता है और डोलता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो वो जो एक डोलने का जो एक परिक्रमा होता है, लट्टू तो अपनी धुरी पे घूम रहा है, लेकिन वो जो डोलने का जो एक परिक्रमा होता है, उसको उसका हमने लट्टू चलाया तो हम जानते हैं। पृथ्वी के लिए वो जो डोलने का एक परिक्रमा जो है वो एक 25,000 वर्ष का होता है। और वो 25,000 वर्ष जो है वो मिला के एक, जो मतलब चार युग जो है, उन चार युगों का एक वो जो है, मतलब एक ये एक परिक्रमा जो है, युगों की परिक्रमा जो है। जैसे चार युग है हमारे। कौन कौन से चार युग हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और ये कलयुग। इसके बाद फिर सतयुग नहीं आएगा, फिर द्वापर युग आएगा, फिर त्रेता युग आएगा, फिर सतयुग आएगा। तो वो जो फिर से सतयुग से फिर सतयुग में जाने का जो समय है, मतलब एक डोलने की जो परिक्रमा है, उसको 25,000 वर्ष लगते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये पिछले 400 वर्षों में जो उत्तरी ध्रुव का जो मैग्नेटिक सेंटर जो है, अगर उसकी बात करें, जो हम कोई भी मैग्नेट लेते हैं, चुंबक लेते हैं, तो वो उत्तर दक्षिण का वो होता है ना, हम जिससे दिशा तय करते हैं, जो कंपास होता है, जो उसमें एक चुंबकीय होता है, हम उसको पकड़ते हैं तो उससे हम दिशा समझते हैं कि ये उत्तर है, तो उसका विपरीत दक्षिण है, तो पूरा पश्चिम कैसे। तो वो उत्तरी ध्रुव का जो है वो उसका स्थान भी, वो मैग्नेटिक सेंटर जो है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल जो है, वो किस तरीके से पिछले 400 वर्षों में, मतलब 1620 से फिर इस तरीके से आके अभी 2020 में इसमें स्थान दिखाया गया। तो ये गति मतलब परिवर्तन जो है वो उसके कारण है, वो जो डोलने का जो कारण है उसके कारण है ये। और वो कारण कैसे होता है, उसका यहाँ पे हमने साथ में एक चित्र बताया है, जिसमें बीच में सूर्य है, उसके बाद सूर्य के बाद बुध है, बुध के बाद पृथ्वी है, और फिर जो है गुरु है, बृहस्पति है। ये एक आकृति बताया है कि ये ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ जब परिक्रमा कर रहे हैं, तो अगर सारे ग्रह अपने हिसाब से परिक्रमा कर रहे हैं, तो उनके पथ पर अगर एक रेखा खींचती चली खींचता चला जाए, तो वो रेखा से जो आकृति बनेगी, इन सभी ग्रहों के द्वारा जो बनाई जाएगी, वो आकृति किस प्रकार की होगी, वो कुछ इस तरीके का है। ये इसका एक वीडियो था, लेकिन वो वीडियो हम नहीं ले सकते, इसलिए हमने उसका चित्र लिया है, क्योंकि वो वीडियो हम नहीं दिखा सकते हैं। वो इसका क्या बोलते हैं, इसका कारण होता है ये लाइसेंस वगैरह का। तो हमने ये चित्र दिखाया है। तो इस तरीके का, अब ये जो चित्र मैंने इसलिए दिखाया कि ये ग्रहों का, विभिन्न ग्रहों का, इसमें सब ग्रह नहीं, केवल तीन चार ग्रहों का, सूर्य का भी एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी भी परिक्रमा कर रही, तो सूर्य तो स्थिर है। तो ये सब मिला के जो एक, सब मिला के जो एक गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता है पृथ्वी के ऊपर, उसके वजह से पृथ्वी के पूरे पृथ्वी के ऊपर जो एक प्रभाव है, उसका एक उदाहरण हमने लिया यहाँ पे। जो उत्तरी ध्रुव का जो चुंबकीय केंद्र है, उसमें कैसे शिफ्टिंग होता है, ये 400 वर्षों में है। ये बहुत पुरानी बात नहीं है। मतलब जब से विज्ञान है, विज्ञान का इतिहास भी करीब इतना ही पुराना है। तो इस तरीके से है। तो ये कुछ तथ्य जो है हम आपके सामने हमने रखने का प्रयास किया। ये एक और चित्र है जो ये जनवरी का है, मतलब मेरे ख्याल से इसी वर्ष 25 जनवरी का है, 25 जनवरी 2025 का, जब कुंभ मेला प्रारंभ होने के ठीक पहले पहले का है। उस समय एक स्थिति थी जब सभी ग्रह, सात ग्रह जो एक रेखा में आ गए थे सूर्य के साथ, उसका ही ये एक चित्र है। ये वास्तविक चित्र नहीं है मुझे लगता है, लेकिन इसको एक बनाया गया है। लेकिन इसमें सात ग्रह जो सौर मंडल के, वो जो सात ग्रह सूर्य मिला के, चंद्र भी है इसमें, वो सब मिला के जो हमारे सात ग्रह जो, जिनकी हम बात करते हैं, जिसके बारे में हमने समझा सप्ताह के दिनों के अनुसार, और बाकी हमने पंचांग में देखा है, वो सात ग्रह एक लाइन में आ गए थे, एक रेखा में आ गए थे। ये एक घटना हुई थी। इसके कारण बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ा है और बहुत सारे निगेटिव इफेक्ट भी पड़ा है।
वो उसके ऊपर अध्ययन वैज्ञानिक लोगों ने किया है, कर रहे हैं, और पहले से और बाद में हम उसमें नहीं जाते। ये एक और चार्ट मुझे मिला है, लेकिन ये पिक्चर है। इसको मैं हिंदी में नहीं बना सका क्योंकि समय नहीं मिला मुझे। बाद में मैं इसको पूरा बना के हिंदी में आप लोगों के को दूंगा। इसमें जो है 12 राशियों के बारे में बताया है। तत्व के अनुसार, जैसे मेष राशि जो है वो अग्नि राशि है, फल के लिए, बीज के लिए है। तो उसका कृषि के लिए उसका व्यवहार कैसा रहता है। तो यहाँ पे दिया हुआ बैरन एंड ड्राई। बैरन का मतलब होता है, बैरन का मतलब क्या बोलेंगे, जैसे रेगिस्तान जैसे होता है, जहाँ पे कुछ नहीं उगता है। और शुष्क, तो अग्नि है तो शुष्क होगा। और उस वो किन प्रकार के फसलों के लिए उसका पॉजिटिव होता है, फेवर्ड है। और इसके बाद अगर हम ये सूर्य के अनुसार बताया गया है कि जब चार भाग होते हैं जब कोई भी गोचर हो रहा है किसी भी ग्रह का, सूर्य का या चंद्र का। तो जितने भी समय का गोचर है वो निश्चित है। चंद्र के लिए राशि का गोचर राशि के अंदर, या सूर्य का राशि के अंदर गोचर, वो निश्चित है। वो हम लोगों ने जाना है, सीखा है। सूर्य के लिए करीब 1 माह होता है, चंद्र के लिए करीब 2.25 दिन के करीब होता है। तो उस अवधि को अगर हम 4 भागों में विभाजित कर दें, तो प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग और चतुर्थ भाग के हिसाब से इसमें इन्होंने बताया है कि किस राशि के लिए और राशि के अनुसार, तत्व के अनुसार किस प्रकार का वातावरण होता है, जो हमने पहले बताया है। और उसके अनुसार किस प्रकार के फसलों पर उसका प्रभाव जो है वो पॉजिटिव होता है। और उसमें भी जो 4 भाग हैं, प्रथम, ये पहला एक चौथाई, फिर बीच का, फिर तीसरा और फिर चौथा। तो उसमें उन प्रकार के फसलों के किस अंग में, पौधे के किस अंग में क्या एक्टिविटी होती, क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे है। ये मैं इसके डिटेल में नहीं जाता। इसको मैं हिंदी में बना कर ट्रांसलेशन करके मैं दूंगा, क्योंकि मेरे लैपटॉप में समस्या है, हम ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, करके दे दूंगा। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने मुख्य विषय पर, जो आज का जो विषय है। तो इसमें मैं पहले थोड़ा सा बता दूं कि आप लोगों ने अगर ऐप डाउनलोड किया होगा, तो यहाँ पे जो हमने चित्र दिया है, 2 चित्र है, मतलब 3 चित्र है, लेकिन पहला 2 चित्र जो है वो हिंदू कैलेंडर के ऐप से लिया है हमने। और इधर का जो चित्र है ये काल निर्णय के प्रत्येक माह के पीछे जो दिया रहता है उसके अनुसार ये दिया हुआ है कि उसमें ये राशि नक्षत्र वगैरह दिया रहता है। तो उसके आधार पर भी, अगर आपके पास पंचांग नहीं है तो, लेकिन काल निर्णय या जो भारतीय कैलेंडर जो होते हैं अपनी प्रांतीय भाषा में, उसमें जो दिया हुआ रहता है कैलेंडर के अंदर, पीछे भी दिया हुआ रहता है इस तरीके से, उससे भी आप अपना कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा जो जानकारी चाहिए वो, जैसे मैंने बताया कि हम आपको दे दिया करेंगे, बाकी सब इसके अंदर रहता है। तो यहाँ पे हिंदू कैलेंडर में अगर हम देखें, तो पहले बीच वाला जो है, उस जहाँ पे हिंदू कैलेंडर लिखा हुआ दिख रहा है, उसमें आप देखिए तो उसमें समय वगैरह है, तारीख वगैरह है, सारी चीजें हैं। और ये यहाँ पे चौगड़िया सब दे। यहाँ पे हमको चुनना है कि हमको देखना क्या। तो मंथ व्यू अगर हम क्लिक करते हैं, मंथ व्यू पे क्लिक करते हैं, मंथ व्यू है, फेस्टिवल है, मतलब त्योहारें हैं, कुंडली देखना है, किसी का कुंडली वो करना है तो उसमें से देख सकते हैं। किसी चीज कार्य के लिए मुहूर्त देखना है उस दिन के लिए तो देख सकते हैं। फिर पंचांग देखना है तो पंचांग के उसमें देख सकते हैं। कोई तिथि है उसको देखना है, तो इस तरीके से अलग अलग चीजें हैं उसमें, जिसको जैसा वो रहता है। तो हम मंथ व्यू में जाते हैं, तो मंथ व्यू में जाने के बाद ये बाएं में जो चित्र दिया हुआ है अलग अलग तारीख का, उसमें देखिए तो इसमें जो है चंद्रमा और ये 10 10 तारीख, जो 15 इसके हिसाब से, और 10 जो है भारतीय उसके अनुसार है, वो है पूर्णिमा। मतलब अंग्रेजी में 10 और इसके अनुसार 15, क्योंकि पूर्णिमा तो हर समय या तो पहला होगा या 15 15 होगा। तो ये इसमें जो किस तरीके से है, आप क्या चुनते हैं उसके अनुसार वो आगे वाले स्लाइड में आएगा। तो पूर्णिमा है 15 तारीख को, मतलब 10 जुलाई को। ये जुलाई महीने का ही है, 25 का।
6 जुलाई का ये है, मतलब 6 जुलाई को, लेकिन ये पूरे महीने का दिखा रहा है। और 24 तारीख को, मतलब आज अमावस्या है, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो 15 तारीख को पूर्णिमा था, और 24 तारीख को, सॉरी, 10 तारीख को पूर्णिमा था अंग्रेजी कैलेंडर से, और आज 24 तारीख को 24 जुलाई है। तो अमावस्या है, इस तरीके से ये दिखता है। फिर उसमें जब आप क्लिक करते हैं तो उस दिन का खुलता है। वो किस तरीके से होता है हम यहाँ पे बताते हैं। जब हमने 6 जुलाई को क्लिक किया, यहाँ पे जैसे हमने, ये देखिए, 6 जुलाई को हमने वो किया, तो जो उस दिन का था 6 जुलाई, तो ये पीले में दिख रहा है। जो तारीख जिस जिस दिन का हम देखेंगे वो पीले में दिखता है ये। तो वो 6 जुलाई का था, तो ये पीले में दिख रहा है। उसको जब हमने क्लिक किया, तो अगले उसमें अगर हम आते हैं, तो ये देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है उज्जैन। तो हमने उज्जैन के अनुसार इसको फिक्स किया हुआ है। तो उज्जैन के अनुसार उस दिन क्या था, 6 जुलाई को एकादशी था। यहाँ पे अगर हम देखें 6 जुलाई को, यहाँ पे देखिए चंद्र के ऊपर पीले से लिखा हुआ है 11, मतलब एकादशी है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार है, एकादशी था। इसके बाद यहाँ पे शुक्ल पक्ष था, क्योंकि चंद्र जो है बड़ा हो रहा है, पूर्णिमा आगे है, तो शुक्ल पक्ष है। इसके बाद जो है कौन सा महीना था, तो आषाढ़ का महीना था। तिथि क्या है, एकादशी है। और एकादशी कब तक है, रात को 21:14 अट्ठाईस सेकंड, मतलब 9:14 अट्ठाईस सेकंड तक ये है इसका तिथि का। और इसके बाद पक्ष शुक्ल, उस दिन चंद्र किस नक्षत्र में, तो विशाखा नक्षत्र में। कितने बजे तक है, रात 22:40 48 सेकंड, मतलब रात को 10:40 48 योग कौन सा है हमको, योग, और उसमें हम जानते हैं कि योग क्या है, लेकिन हमको यहाँ पे कृषि के लिए योग करण और इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं। हाँ, वार का ध्यान रखना है। तो वार का आधार हमने आपको बताया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे हम और नीचे आते हैं, तो चंद्र जो है वो राशि कौन सा है, यहाँ पे ऊपर नक्षत्र है। फिर राशि कौन सा है, तो तुला राशि में। तुला राशि में उस दिन 6 तारीख को कब तक है, शाम को 3:59 अड़तालीस सेकंड, मतलब कह सकते हैं 4 बजे तक, उज्जैन के अनुसार है। आपके स्थान में थोड़ा सा ये फर्क होगा, मेरे लिए भी, मैं पुणे में हूँ तो थोड़ा फर्क होगा, लेकिन ये उज्जैन के आधार पर है। इसके बाद जो है चंद्र जो है तुला के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करता है। यहाँ पे लिखा टिल, और यहाँ पे लिखा फ्रॉम, मतलब तक और उसके बाद से। और सूर्य जो है वो मिथुन राशि में है। सूर्य जो है एक राशि में 13.25 दिन, 13.5 दिन रहता है, 13-14 दिन रहता है। ऋतु कौन सा है, वर्षा ऋतु है। आयन कौन सा है, दक्षिणायन है। दक्षिणायन है मतलब सूर्य जो है 22 जून के बाद दक्षिण की तरफ जा रहा है, तो दक्षिणायन है। और संवत्सर वगैरह इन सब की हमको जरूरत नहीं है, वो बाकी बातें हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो चौघड़िया है, दिन रात कौन सा, समय कैसा है, शुभ है, काल है, रोग है, ये वगैरह वगैरह, इसकी भी हमको जरूरत नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये बाकी कार्यों के लिए होता है, कृषि कार्य में इन सब समय का वो उतना महत्व तो नहीं होता है। इसके बाद हम और आगे आते तो इसी भाग का और नीचे का भाग यहाँ पे दिया हुआ है कि उज्जैन में सूर्योदय कितने बजे है, ये और नीचे दिया रहता है, ये ऊपर का है। सूर्योदय का जो है ये समय दिया है, सूर्यास्त का समय दिया है, दिन की लंबाई, रात की लंबाई यहाँ पे दिया रहता है। इसके बाद सूर्योदय कितने बजे है, तो शाम को 3:32 में, क्योंकि एकादशी है। पूर्णिमा के दिन ये शाम को सूर्यास्त के समय होगा। सूर्यास्त कितने बजे, करीब 7:15 बजे। तो ये धीमे धीमे बढ़ के पूर्णिमा के दिन ये करीब करीब सूर्यास्त का समय थोड़ा सा पीछे आएगा, तो सूर्यास्त के आसपास होगा। और सूर्योदय जो है अगले दिन प्रातः होगा। तो यहाँ पे 26 दिया हुआ है। 26 का मतलब ये रात का 12 बजे जो है 24 होता है, 22 रात के 10 बजे, 21 रात के 9 बजे, तो इस तरीके से 23 रात के 11 बजे, तो 24 रात के 12 बजे हो गए। अंग्रेजी के अनुसार जो रात के 12 बजे के बाद अगला तिथि शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ये अगले सूर्योदय तक उसी क्रम में चलता है। सूर्योदय से फिर से 0 से शुरू होता है, ना कि रात को 12 बजे से। तो ये 26 का मतलब रात के 2 बजे, रात के 12 बजे 24, और इसके बाद 2, तो 26 हो गए। 26 मतलब रात के 2:24 43 इस तरीके से है। ठीक है। इसके बाद ये सूर्य जो है अभी किस राशि में है, किस लग्न में है, लग्न राशि क्या है, तो सूर्य का लग्न राशि जो है वो मिथुन है। कितने डिग्री में है वगैरह वगैरह है, लेकिन इसकी भी हमको उतनी अध्ययन की जरूरत नहीं है।
और सूर्य नक्षत्र कौन सा है? पुनर्वसु नक्षत्र है। चंद्र का नक्षत्र हमने ऊपर विशाखा देखा हुआ था यहाँ पर। तो इस प्रकार से फिर विशाखा का पद जो है वो कैसे कैसे है, तो विशाखा द्वितीय पद में है कितने बजे तक है, फिर तृतीय पद में कितने बजे, चतुर्थ पद में कितने बजे तक है, यहाँ पे समय उस प्रकार से दिया हुआ है। फिर विशाखा के बाद चंद्र जो है अगले नक्षत्र में चला जाता है, ये चंद्र के लिए है क्योंकि ये दिन के हिसाब से है। तो अनुराधा नक्षत्र में चला जाता है, तो इतनी जानकारी हमको उसमें से मिल जाती है। इसके बाद अगर हम आते हैं यहाँ पे अगले वाले उसमें, तो यहाँ पे देखिए जो सेटिंग करना रहता है, ये शुरू का जो सबसे पहले जब आप सेटिंग करेंगे तो यहाँ पे हमने उज्जैन किया है। उज्जैन का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टाइम जोन वगैरह वो दिया हुआ है। तो वो तो पूरे भारत का 5.5 घंटे का है, प्लस ऑटो लोकेशन है इसमें। अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहें तो चेंज लोकेशन करके आप अपना स्थान यहाँ पे लिखेंगे तो उस स्थान के अनुसार सारी गणनाएं उस स्थान के अनुसार आ जाएंगी। यहाँ पे उज्जैन की जगह आपका जो स्थान लिखेंगे वो आ जाएगा चेंज लोकेशन में। कैलेंडर मंथ टाइप यहाँ पे अमावस्यांत हमने किया हुआ है। तो अमावस्या से महीना शुरू हो रहा है, अमावस्या के बाद से एकादशी से। और पूर्णिमांत मतलब पूर्णिमा अपने आपको मैंने दिखाया 15 तारीख को पड़ा, माह के मध्य में पड़ा भारतीय माह के अनुसार। अगर आप पूर्णिमांत के हिसाब से करेंगे तो शुक्ल पक्ष से शुरू होगा, ये सॉरी कृष्ण पक्ष से शुरू होगा, पूर्णिमा के बाद से शुरू होगा, पूर्णिमा महीने का आखिरी दिन होगा। यहाँ पे अमावस्यांत मतलब अंत, अमावस्या जो अंत है, महीने का अंत है अमावस्या। यहाँ पे पूर्णिमांत मतलब पूर्णिमा जो है महीने का अंत होगा। तो ये आप जो चूज करेंगे उसके अनुसार, जैसे मैंने पहले बताया था, एक उत्तर भारतीय होता है, एक दक्षिण भारतीय होता है। तो उत्तर भारत में जो होता है उसके हिसाब से मैं चलता हूँ क्योंकि मैं तो उत्तर भारतीय हूँ। इसके बाद कैलेंडर टाइप है, विक्रम संवत है, गुजराती संवत है, अलग अलग शाखा संवत। तो हमने विक्रम संवत में इसको किया हुआ है। उसी में और अगर आप जानकारी चाहते हैं, इसका हमारे लिए कोई ये नहीं है, हमने जो दिखाया था काल वगैरह का जो उसके हिसाब से, तो उषा काल में पूरे 24 घंटे में अलग हरा लाल गुलाबी इस तरीके से करके दिया हुआ है, कौन से समय कैसा 24 घंटे के उसमें। फिर यहाँ पे जो है वो पहले जो हमने दिखाया था उसी का यहाँ पे दिया हुआ है। ये किसी और तिथि के अनुसार है रविवार, ये विशाखा वही है। ठीक है। इसके बाद हमने वही पहले का है। यहाँ पे देखिए हमने इसको दूसरा मुहूर्त के हिसाब से दिखाने का प्रयास किया। तो पीछे चित्र दिखाया था, तो यहाँ पे दिखा राहु काल। और ये राहु काल जो जो हमने राहु की व्याख्या की उसके उसके आधार पर वो आधार कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। ये हमारे कृषि के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब जैसे शाम को 5:35 से शाम को 7:16, तो ये तो मतलब कृषि कार्य के लिए उस तरीके से नहीं होता है, यम घंटा और वगैरह वगैरह, ये ज्योतिष में ज्यादा इसका एप्लीकेशन होता है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे होरा का हमने थोड़ा सा बताने का प्रयास किया। जो होरा हम देखते हैं, तो ये रविवार का हमने लिया हुआ है 6 तारीख का। तो रविवार को दिन जो शुरू होता है, पहला होरा जो है सूर्योदय के समय, अगर हम यहाँ पे देखेंगे सूर्योदय कितने बजे हो रहा है, 5:47 46 सेकंड। तो यहाँ पे 5:48 से 6:55 तक पहला हो रहा है, जो कि सूर्य का है क्योंकि रविवार है, मतलब पहला हो रहा सूर्य है इसलिए रविवार है। तो इस प्रकार से जो होरा का मैंने व्याख्या किया था उसका आधार मैंने यहाँ पे उदाहरण समझाने का प्रयास। और ये आपके ऐप में आप इसको देख सकते हैं समझने के लिए। इसके बाद हमने यहाँ पे ये एक चित्र पहले भी हमने साझा किया है। यहाँ पे ये पूरा ठीक से दिख नहीं रहा। इसमें हमने जो जानकारियां आपको पंचांग में नहीं मिले शायद, जैसे शनि चंद्र विपरीत अवस्था है, उस हर महीने में किस दिन है, कितने बजे है, उसका है। इसके बाद निकटतम और दूरतम जो स्थिति है चंद्र की, उसका हर माह में कितने तारीख को है, कितने बजे है, उसका एक हम अलग से तालिका बना लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि बायोडायनेमिक कैलेंडर में हमको वो मिल जाता है, तो उसमें से मैं बना के दे देता हूँ पूरे वर्ष का। इसके बाद हमने ये रिवायत के बारे में मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि अभी जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो जो अनुमत है, मतलब जो करना है उसको आप टिक करेंगे। यहाँ पे हमने सिंबल हरा दिया है, तो हरा रंग की तो जरूरत नहीं है। आप जब अपने उसमें लिखेंगे तो टिक करेंगे, और जो वर्जित है उसको क्रॉस कर देंगे। छिड़काव के लिए हमने ये चिन्ह दिया है, उसको आप वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अपना कोड को भी कुछ भी बना के लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने सिंचाई के लिए कोड जो है इसका दिया था, हल्की सिंचाई 1, 2 है, 3 है, गहरी सिंचाई के लिए, मध्यम के लिए 2 है, गहरी के लिए 3 है, इस प्रकार से। तो ये एक हमने कोड बनाया था उसको, उसके अंदर जो हमने उसका एक उदाहरण भी
एक दिनदर्शिका एक पखवाड़े का हमने डाला हुआ है, वो आप लोगों ने देखा होगा। तो आप अपने हिसाब से ये कोड अपना बना सकते हैं कि कैसे करने का है। इसके बाद हमने ये एक टेबल वो दिया है जो जिसके अंदर आपको आज भरना है। अभी ये दूसरे सेशन से हम शुरू करेंगे, इसमें भी हमारे पास 1.5 मिनट का समय है। तो ये आप लोगों ने सब लोगों ने देखा है, इसका प्रिंट आउट भी निकाल लिया। इसको जो हमने आज आज जो डाला था, कुछ लोगों ने मुझे फोन करके पूछा कि ये वो छोटा दिखाई दे रहा है। तो ये चित्र के लिए, यहाँ पे चित्र डालने के लिए हमने वो चित्र लेके उसमें व्हाट्सएप में डाला था। और वर्ड फाइल तो मैंने पहले ही डाल दिया था। वहां पे जो आप लिखेंगे, जो इसके अंदर नहीं आया है, यहाँ पे देखिए सारी चीजें सूर्योदय सूर्यास्त सबका समय का हमने वो दिया। जब मैं ये इस तरीके से नहीं बनाता था, तो मैं ऐसे बनाता था हर दिनों का। तो हम कैसे उसको लिखते थे सारा वो उसका उदाहरण हमने यहाँ पे दिया है। लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस ये जो टेबल है, एक जो एक पेज का जो हमने बना के दिया है, उसके अंदर आपका सारा आ जाएगा। पहले जो तिथि से लेके बाएं तरफ जो है वो आपको भरने हैं पंचांग से देख के। और इसके बाद उसके अनुसार जो आपने समझा है इतने दिनों में, कि उस दिन के अनुसार, राशि के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार क्या कार्य करना चाहिए, किस फसल में कार्य करना चाहिए, किस फसल में कौन सा कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो वो उसके अनुसार आप लोग भरेंगे और आगे अपनी प्लानिंग बनाएंगे। फिर जलवायु का जो है उसी के आधार पर आप अपना जलवायु का वो करेंगे, कैसा तापमान रहेगा, अधिक रहेगा, उष्ण रहेगा, वर्षा होगी नहीं होगी।